हेलो, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है नील गाइडेंस में। तो देखो बेटा, हमने पिछली बार जो पढ़ा था क्लास में वो मौर्य काल तक पढ़ा था। मौर्योत्तर काल में आज हम जो पढ़ेंगे वो मौर्योत्तर काल से लेकर हर्षवर्धन काल तक पढ़ेंगे। देखिए, मौर्योत्तर जो काल है, मौर्योत्तर मतलब क्या हो गया कि जहां मौर्यों का पतन शुरू हो गया। ठीक है, मौर्योत्तर काल यानी जहां पर पतन होना उनका शुरुआत हो गई थी। तो सबसे जो शासक, अंतिम शासक हो गया इसका, वो है वृहद्रथ। कौन है? वृहद्रथ। और इनकी हत्या किसने की? शुंग वंश के शासक द्वारा, शुंग वंश द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। शुंग वंश के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, इसी दौरान इंडो ग्रीक लोग भारत आए। इंडो ग्रीक लोगों में ही मिनांडर जो थे वो प्रसिद्ध शासक थे उस दौरान। तो मिनांडर का जो जिक्र है वो मिलिंद पन्हो में भी है। कौन सी पुस्तक है? मिलिंद पन्हो। इस पुस्तक में इसका जिक्र है। इसके अलावा जो मिनांडर के सिक्के हैं, मिनांडर, इनके जो सिक्के हैं वो खोखरा कोट, खोखरा कोट और नौरंगाबाद, नौरंगाबाद, इन स्थानों पर भी इंडो ग्रीक सिक्के पाए गए हैं। तो ये जो नौरंगाबाद और खोखरा कोट कहाँ पे है? खोखरा कोट आपका रोहतक में है और नौरंगाबाद कहाँ है? भिवानी में। ठीक है, इसमें देखिए आगे इसी जो पहली ईसवी शुरू होती है, पहली ईसवी, इस दौरान उज्जैन के शासक, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा रुद्रदामन को हरा दिया जाता है। वो भी शकों का शासक था। ठीक है, तो रुद्रदामन को हराने के कारण उन्होंने अब कौन सा संवत चलाया था? विक्रमी संवत। कौन सा संवत चलाया बेटा? विक्रमी संवत। तो विक्रमी संवत की शुरुआत कब से हुई? 57 ईसवी से। ठीक है, कब से हुई? 57 ईसवी से। और ये किस पर आधारित है? ये सूर्य और चंद्रमा की, सूर्य और चंद्रमा की गणना पर आधारित है। ठीक है, अगला इसमें देखिए कि जो संवत, विक्रमी संवत तो हो गया। अगला इसमें देखिए शक संवत। शक संवत जो था वो कुषाण वंश के शासक कनिष्क द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा। ठीक है, शक संवत, ये भी प्रथम ईस्वी में ही आता है। शक संवत कब से स्टार्ट हुआ? 78 ईस्वी से। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसने की थी? कनिष्क द्वारा। कौन था ये? कुषाण वंश का शासक। ठीक है, कनिष्क द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कुषाण वंश का शासक था। और ये जो शक संवत है ये राष्ट्रीय कैलेंडर है। शक संवत राष्ट्रीय कैलेंडर माना जाता है। ठीक है, और इसके अलावा 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया भी गया था। इसके अलावा जो इसके सिक्के हैं कुषाण वंश के, कुषाण वंश के सिक्कों की बात करें तो इसके जो सिक्के हैं वो मीताथल, ठीक है, मीताथल में पाए गए हैं। और मूर्तियां इसकी रोहतक और स्तंभ इसके रोहतक में मिले हैं।
सिक्के कहाँ पे? मीताथल, भिवानी में है ये भी, ठीक है। मूर्तियां और स्तंभ कहाँ पे मिले हैं बेटा? रोहतक में। इसको एक दो बार रिपीट करोगे तो आपको ये याद रहने लग जाएगा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त देखो, इसके पश्चात आता है कुषाण वंश के बाद किस वंश का शासक आता है? गुप्त वंश का। किसका आता है बेटा? गुप्त वंश। गुप्त वंश में जो इनके सबसे प्रसिद्ध शासक थे वो थे समुद्रगुप्त। गुप्त वंश में श्रीगुप्त द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, गुप्त वंश की, ठीक है। और सबसे प्रतापी शासक समुद्रगुप्त, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय। एक तो चंद्रगुप्त नाम आ जाता है तो आप चंद्रगुप्त मौर्य से भी उसको रिलेट करने लगते हो, जबकि आपको ये ध्यान रखना होगा बेटा, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश ईसा पूर्व आएगा, ठीक है। और गुप्त वंश चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, ये ईसवी में आएंगे, ठीक है। इसका एक तो ये पहचान है, ये आप ध्यान रखें, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की, विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की। इसके अलावा फाहयान, फाहयान कौन थे? एक चीनी यात्री थे फाहयान, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही ये भारत में आए, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए इसके अंदर कि जो शकों पर विजय प्राप्त की, शक जो थे, शक वंश के शासक, उन पर इन्होंने विजय प्राप्त की और किसकी उपाधि धारण की? शकारी। किसकी उपाधि धारण की? शकारी। अब शकारी का मतलब क्या होता है? शक जमा अरी, यानी शकों का दुश्मन। अरी मतलब क्या होता है? दुश्मन, शक का दुश्मन या शत्रु, ठीक है। शकों का शत्रु, शकारी। तो शकारी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये आप ध्यान रखें, एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। अगला, इसके अलावा इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण भी कराया, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। और गुप्त काल की अगर हरियाणा की बात करें तो गुप्त काल में जो मूर्तियां हैं वो इनकी झज्जर, सोनीपत, झज्जर और सोनीपत, और इनकी मूर्तियां जो मिली हैं वो हैं, एक बार कंफर्म कर लेती हूँ बेटा, हाँ, झज्जर, सोनीपत और अग्रोहा से मिली हैं। झज्जर, सोनीपत और अग्रोहा से। तो ये था गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के जो प्रसिद्ध शासक थे वो ये थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम, श्री रामगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, ये शासक भी थे, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसमें गुप्त साम्राज्य के बाद आता है पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश? पुष्यभूति वंश। तो पुष्यभूति वंश ने, इसके पश्चात हुणों का जो साम्राज्य आता है, और उनका अंत करने वाला जो वंश था वो था पुष्यभूति वंश। इसी को वर्धन वंश भी कहा जाता है। तो पुष्यभूति वंश ने किसका अंत किया था? हुणों को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? हुणों को, ठीक है। हुणों को पराजित करने के बाद पुष्यभूति वंश का स्थायित्व आता है। पुष्यभूति वंश
शासन करता है। पुष्यभूति वंश के शासक में जो इसका असली संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है बेटा प्रभाकर वर्धन। कौन? प्रभाकर वर्धन कौन था? ये हर्ष के पिता थे। प्रभाकर वर्धन कौन थे? हर्ष के पिता। तो प्रभाकर वर्धन को उनकी संतानें थी, 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। बेटी का नाम क्या था? राजश्री। बेटी का नाम क्या था? राजश्री। और 2 बेटे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। अब प्रभाकर वर्धन का जो शासन काल था वो 580 से लेकर 605 के आसपास रहा। ठीक है, क्योंकि 605 में तो उन्होंने अपना शासन राज्यवर्धन को सौंप दिया था। तो होता क्या है बेटा, इनकी जो बेटी थी वो क्या नाम था उनका? राजश्री। प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा के साथ कर दिया। तो उस समय में मालवा के जो शासक थे उन्होंने मिलकर, या ये कहें कि धोखे से ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को अपने साथ ले गए। ठीक है, कौन? मालवा के शासक। ठीक है, तो वहां पे बंगाल और मालवा के शासक थे बेटा, वो इस बात से नाराज होकर या क्रोधित होकर राज्यवर्धन क्या करता है? युद्ध के लिए चला जाता है और वो युद्ध में क्या धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, 605 में ही। 605 606 के आसपास राजा कौन बनता है? हर्षवर्धन। इसकी आयु कितनी होती है उस समय में? 16 वर्ष के आसपास होती है। ठीक है, हर्षवर्धन जो कि कम आयु का भी था, लेकिन वो उसको साम्राज्य दे दिया जाता है, उसको राजा घोषित कर दिया जाता है। और इसी दौरान हर्षवर्धन अपनी बहन को ढूंढता है ये। ठीक है, और जो बंगाल और मालवा के शासक थे उनको पराजित करके उनको अपनी बहन को उनकी कैद से छुड़वाता है। ठीक है, हर्षवर्धन जो कि राजश्री को छुड़वाने के बाद कन्नौज पर किसका अधिकार हो जाएगा? हर्षवर्धन का हो जाएगा। कन्नौज पर अधिकार किसका होगा? हर्षवर्धन का। और हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अधिकार करने के बाद उसको अपनी दूसरी राजधानी बनाया। दूसरी राजधानी, तो हर्षवर्धन की ने दूसरी राजधानी किस क्षेत्र को बनाया था? कन्नौज को बनाया था। ठीक है, कन्नौज पर किसका शासन था? राजश्री का जो पति थे ग्रहवर्मा, उनका शासन था। लेकिन मालवा और बंगाल के जो शासक थे उन्होंने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को अपने साथ ले गए। ठीक है, लेकिन राज्यवर्धन की भी उन्होंने हत्या कर दी जब वो अपनी बहन को छुड़ाने के लिए गया। लेकिन हर्षवर्धन ने ना कि अपनी बहन को छुड़ाया बल्कि कन्नौज पर भी अधिकार किया और उसको दूसरी राजधानी के रूप में बनाया। उसकी पहली राजधानी कौन सी थी? हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी इसकी? ये थी थानेश्वर। थानेश्वर या थानेसर। थानेसर पता ही है आपको कहाँ है? हरियाणा में ही है ना। ठीक है, राजधानी कहाँ बनाया इन्होंने? थानेसर में बनाया। ठीक है, इसके अलावा देखो इन्होंने, हर्षवर्धन ने इसके अलावा और क्या क्या काम किए? एक तो हुवेन सांग, एक चीनी यात्री है हुवेन त्सांग, ये हर्षवर्धन के काल में ही भारत आए थे और बहुत समय तक इनके नवरत्नों में से एक भी थे और बहुत समय तक इनके जो दरबार में रहे। कौन? हुवेन त्सांग। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है हुवेन त्सांग की। हर्षवर्धन के काल में ये आए थे। इसके अलावा थानेसर में एक महादेव मंदिर का निर्माण भी हर्षवर्धन द्वारा कराया गया था, जिसका पुनः निर्माण किसने कराया? थानेश्वर में जो मंदिर था महादेव मंदिर,
वो बनाया था हर्षवर्धन ने, लेकिन पुनः निर्माण उसका सदाशिवराव भाऊ ने करवाया था। आगे समय जब वो जीर्ण अवस्था में आया तो सदाशिवराव भाऊ ने उसका पुनः निर्माण करवाया। ये बात आप विशेष ध्यान रखें बेटा, ठीक है। पहले जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन पहले क्या था, शिव भक्त था, ठीक है। फिर वो क्या हुआ, उसने हीनयान शाखा, बौद्ध धर्म की शाखा जो है उसको अपनाया, ठीक है। हीनयान शाखा से प्रभावित हुआ वो, ठीक है। ये पश्चिमी रिकॉर्ड बताते हैं। हवेन तसांग से प्रभावित था। हवेन तसांग कहाँ, किसके काल में आए थे, हर्षवर्धन के काल में आए थे बेटा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो इनकी बाण भट्ट की, इनके नवरत्नों में से एक है बाण भट्ट। बाण भट्ट, बाण भट्ट की रचना का नाम क्या है, हर्षचरित। बाण भट्ट की रचना का नाम हर्षचरित, जो कि ये जो रचना की गई, ये पुस्तक लिखी गई, ये कहां पर लिखी गई, थानेश्वर में, थानेश्वर, ठीक है। इस हर्षचरित की रचना कहाँ पे की गई थी, थानेसर जगह पर। थानेसर कहाँ पर है, हरियाणा में है। ये कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में इसी प्रकार के ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं कि हवेन तसांग किस काल में हरियाणा में या किसके काल में भारत आया, तो ये आपको पता रहेगा कि हवेन तसांग जो है वो हर्षवर्धन के काल में भारत आया, ठीक है। इसी तरह से बाण भट्ट की रचना कौन सी है, और जो रचना है वो कहाँ पर लिखी गई है, तो कहाँ लिखी गई है, थानेश्वर में लिखी गई है। इसके अलावा जो हर्षवर्धन काल में इसको श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ जनपद ये कहा जाता था बेटा, हरियाणा को क्या कहा जाता था, श्रीकंठ जनपद, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है बेटा। चले मिलते हैं, चलो अगले वीडियो में। अगली जो आपकी क्लास होगी वो हर्षवर्धन के काल के बाद जो जितने भी तोमर वंश, प्रतिहार वंश, चौहान वंश, उनकी होगी, और ये प्राचीन काल की अंतिम वीडियो होगी जहां तक, ठीक है बेटा। तो अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है।